हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। मेरा नाम अमित द्विवेदी और आज मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो मैंने किया था एग्ज़ाम में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे आपने पढ़ाई की थी। तो मेरी जो मेन स्ट्रेटजी है, जहाँ से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है, वो था सबसे पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया। मैं अपनी 1 साल की स्ट्रेटजी बताऊंगा, 1 या 1.5 साल कह सकते हैं आप। और अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो मे बी आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया था और उस टाइम टेबल में मैं 6 से 7 में मेरी गुड मॉर्निंग होती थी। मैं सो के उठता था 6 से 7 के बीच में। और उसके बाद में 7 से 8 1 घंटे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी जो भी था टाइम के हिसाब से। नॉर्मली मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझको आरआरबी पीयू में हिंदी लेना है तो मैंने चूज़ किया था द हिंदू। उसके साथ में इंडियन एक्सप्रेस भी मैं 10-5 मिनट दे देता था क्योंकि वो रेगुलर आता था और पैसे वेस्ट होते थे। तो पैसे वेस्ट ना हो इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस को भी थोड़ा सा पढ़ता था क्योंकि मेरा 29 को SBI PO का मेंस था, फिर 30 को आई थिंक या 31 को RRB PO मेंस था और उसके बाद में IBPS PO मेंस था। तो क्योंकि इंग्लिश फिर बीच में हिंदी और फिर इंग्लिश ये अजीब सा बन गया था तो मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही पड़ा। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने आरआरबी के एग्ज़ाम में ऑप्शनल में हिंदी को चूज़ किया है। इसके बाद मैं 8:30 से 9:30 तक जो भी होता था मैं रीजनिंग देता था। जैसे कोई नए कॉन्सेप्ट पढ़ना हो या फिर कोई मैं एक चीज़ पढ़ चुका हूँ, मैं उसको भूल गया हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था या फिर कैसे किया, तो मैं उस तरह से इसको लेता था 1 घंटे। फिर आधे घंटे का ब्रेक 9:30 के बाद 10 से 11 मेरा टाइम टेबल था मैथ पढ़ने का। और 11:30 से 12:30 इंग्लिश, यानी हर 1 घंटे पे आधे घंटे का ब्रेक होता था मेरा। और फिर 12:30 से 1:30 तक मैं आराम करता था, खाने का काम ये सारी चीज़ें जो भी होती थी। और फिर 1:30 से 2:30 करंट अफेयर्स और 3 से 4 क्विज। और उसके बाद में 3 से 4 1 घंटे क्विज देता था। आई थिंक 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट इसी तरह की क्विज होती हैं। तो 1 घंटे आप अगर लग गए लगातार तो आप क्विज को ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा टाइम वो चलेगा। फिर 5:30 से 6:30 मेरा फिर से मैथ्स का शेड्यूल आता था और 7 से 8 रीजनिंग का मेरा आता था। और ऐसे करके मेरा 8 से 9:30 बजे तक मैं इंग्लिश कर लेता था। उसके बाद मैं मिसलिनियस करता था, जो भी मुझे पढ़ना हो, जैसे भी मुझे को पढ़ना हो, वीडियो देखने हो, किसी कोर्स को परचेज़ किया है वो देखना हो, तो वो मैं किया करता था। ये हो गया टाइम टेबल का सिस्टम कि मेरा टाइम टेबल कैसे था पढ़ाई करने का। अब मैं आता हूँ आपको बेसिक चीज़ बताने, वो है प्री और मेंस को कैसे हैंडल करें। तो देखिए मैं अभी तो खैर आरआरबी पीओ का मेंस लग गया है तो इस में प्री को बताने का कोई लॉजिक नहीं है। बट अभी आप लोगों के पास एसबीआई है, आईबीपीएस है, उस प्री है, क्लर्क है, पीओ है, एसबीआई है और अभी एग्ज़ाम्स आके हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले प्री के लिए मैं ये कहूँगा कि आप डेली क्विज दीजिए, ग्रेडअप और अड्डा का। ठीक है। इसके साथ में अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ कर रखा है उसको कीजिए। मेरे पास मैथ्स के लिए स्पेशली मैं रीजनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। रीजनिंग अपने आप ही मेरी अच्छी थी। लेकिन आप लोग अगर कोई कोर्स लिए हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग एक काम कीजिए कि मैथ्स के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी कर रहे हैं वैसे कीजिए। ठीक है। मैंने किया था मैकग्रा हिल की, मेरे पास बुक थी मैथ्स के लिए, मैं लेवल 1 एंड 2 उसको किया। मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की थी, अरुण शर्मा। और उसके बाद में मेरे पास मैथ्स की मैंने पूरी स्ट्रेटजी एक्चुअली बनाई है। आप उसको देख सकते हैं कि मैंने मैथ्स को पर्टिकुलरली कैसे किया था। ठीक है। बट नॉर्मली मैं क्विज देता था और प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में फेसबुक पे आप लोग लॉगिन करेंगे तो कुछ लोग चैट के लिए लॉगिन करते हैं। मैं चैट के लिए तब लॉगिन नहीं करता था, अभी करता हूँ चैट के लिए। उस समय मैं फेसबुक ऐसा यूज़ करता था जिसमें चैट का ऑप्शन ना हो और मैं उस पर भी क्विज देता था। लोगों की प्रॉब्लम जैसे कोई आती है, कोई किसी ने कोई क्वेश्चन को पोस्ट किया
और उसका नहीं लग रहा है तो मैं कोशिश करता था कि अगर मुझसे लग जाएगा तो मैं उससे अपने आप को बेहतर मान सकता हूँ। मैं कोशिश करता था, लगाता था। और आंसर देना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका आंसर आ गया है, आप देख रहे हैं और लोगों ने आंसर किया है उसमें कि आपने अपने आप को वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ यही आंसर है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगाने की कोशिश देखिए, आप अपने लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आंसर उसको चाहिए तो आप आंसर करिए, अगर किसी ने नहीं किया है फेसबुक पे स्पेशली। उसके बाद में आप स्पीड टेस्ट पे आइए। स्पीड टेस्ट देने के लिए आप 2 स्पीड टेस्ट एक हफ्ते में दीजिए, ठीक है। अगर ये आपको जनरल टेस्ट देने हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फ्री वाली जो होती हैं, ग्रेड अप की होती है, टेक्स्ट बुक की होती है, क्रैको, मतलब बहुत सारी हैं। आप कहीं भी जाइए, 2-2 4-4 फ्री मिल जाएंगे, उसको आप दे करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप एक काम कीजिए कि अगर एग्ज़ाम एज्यूम करता हूँ मैं 20 तारीख को है और आज है 1 तारीख, ठीक। तब फिर आप एक काम कीजिए कि डेली एक दीजिए, 10 दिन तक डेली एक टेस्ट दीजिए। और अगर एग्ज़ाम को 10 दिन बचते हैं तो आप डेली 2 टेस्ट दीजिए। ये प्री के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बन जाएगी, और स्पीड ही इम्पोर्टेंट है प्री एग्ज़ाम के लिए। अभी तक जो देखने को मिला है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो स्पीड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हुए हैं या फिर 1 दिन है, जैसे आप 19 तारीख है और 20 की मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, दोपहर में एग्ज़ाम है 20 को, तो आप फिर टेस्ट मत दीजिए। आप बस नॉर्मल क्विज लगाइए और रिलैक्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बंद कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाई ही बंद कर दो, रिलैक्स कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स नहीं कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए आखिरी घंटे तक। और उसमें लेकिन टेंशन ना लीजिए, आपके जो भी मार्क्स है, आप टेस्ट सीरीज़ देंगे अगर आप, और आपके टेस्ट में अभी आ गए हैं 40 मार्क्स, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसलिए आप टेस्ट नहीं दीजिए 1 दिन पहले। बस आप कुछ दीजिए, कुछ से आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि आ, गड़बड़ हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। बस अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद में मेंस के लिए आप 2 टेस्ट दीजिए 1 हफ्ते में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में आई थिंक 20-25 दिन होते हैं, तो आप अगर आप 2 टेस्ट 1 हफ्ते में दे रहे हैं तो 6 या 7, 5-6 टेस्ट आप अगर दे रहे हैं तो मेंस के लिए सफिशिएंट है। उसमें टेस्ट मायने नहीं रखता, मेंस के लिए आपने क्या पढ़ाई की है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि वीडियो आई थिंक लंबा हो रहा है। अभी मेंस के लिए आप एक काम कीजिए, मेंस के लिए आप मेरिट साइन और इनफाइनाइटेसिमल यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया था। अभी आने वाले टाइम में कौन सा चैनल ग्रो कर जाता है, कौन सा चैनल अच्छे आ जाते हैं, कौन से टीचर अच्छे आ जाते हैं, वो उस टाइम की बात होगी। फ़िलहाल मेरे टाइम पे जो है ये मेरिट साइन एंड इनफाइनाइटेसिमल, ये दोनों काफ़ी अच्छे चैनल हैं, उनका कंटेंट क्वालिटी दोनों अच्छा है। मैंने इन्हीं को फॉलो किया था। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको सही लगे। मेरी सजेशन यही 2 लोग हैं। और उसके बाद में काम कीजिए, मेरिट साइन को आप आंख बंद करके फॉलो ना कीजिए, इनफाइनाइटेसिमल को भी आप 100% फॉलो ना कीजिए। आप टॉपिक के हिसाब से फॉलो कीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो आई थिंक मेरिट साइन बहुत अच्छा बताते हैं परसेंटेज चैप्टर। अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना है तो मेरिट साइन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा बताते हैं। टाइम एंड वर्क मेरिट साइन बहुत अच्छे से बताते हैं। और मेरिट साइन का अगर नाम ले रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ SBI PO 2017 की प्लेलिस्ट की, जो मेरिट साइन के यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उसी को फॉलो करना है। ओके। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो अलग से वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं कहूँगा कि आप अगर खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आपको लगता है कि यार मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं निकल पा रहा है, ऐसा कुछ पड़ता है, और अपने आप पढ़ना चाह रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी मेरिट साइन या फिर इनफाइनाइटेसिमल का आप पेड कोर्स ख़रीद लो। पैसे लगेंगे तो पैसे अदा करने के लिए आप पढ़ेंगे। ऐसा मेरे साथ होता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पैसे लगेंगे तो पैसे जो है आप पूरे वसूल करना चाहेंगे, और
आई होप कि आप पढ़ेंगे भी। ये हो जाएगा मेंस के लिए, यही 3 चीज़ें करनी है और कुछ नहीं। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ प्रिपरेशन की। इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ और बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज कौन सी देनी है, मैंने कौन सी दी थी, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने प्रैक्टिस मॉक की स्पेशली अपने लिए मैंने जो परचेज़ की थी वो प्रैक्टिस मॉक की किया था, और उसके बाद में मैंने ओली बोर्ड की भी परचेज़ की थी। ये दोनों मैंने परचेज़ की थी स्पेशली अपने लिए। उसके बाद में एक टेक्स्ट बुक की भी मुझे कहीं से मिल गई थी, तो मैंने दिया था। मेंस के लिए बेकार थी, मतलब मेंस के लिए मुझे नहीं समझ आई। एक्चुअली मैंने प्री के लिए भी नहीं दी थी। जब मेरा मूड सही करना होता था, जब मुझको 99 परसेंटाइल लाने का मन करता था, तो मैं टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की दे देता था और खुश हो जाता था कि भाई बहुत तेज़ है तो पढ़ने में। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस मॉक को दीजिए और होली बोर्ड की दीजिए। आपकी परसेंटाइल 80, 85, 90, 80, अगर 85 आ रही है तो आप लाइन में हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए, आप खुद ही देखिए 80% आ रही है, 85 आ रही है, इसका मतलब आप ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे अगर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तब। तो ये मेरे साथ होता था। मेरा 85, 90, 95, 98 तक ज़्यादा था। ये फ्लक्चुएट करता था मेरा, बट 80 के तो नीचे नहीं आता था। 85 के नीचे मैंने परसेंटाइल नहीं आई है मेरी। तो परसेंटाइल ये होता है। आप प्रैक्टिस मॉक और ओली बोर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप प्रैक्टिस मॉक को दे सकते हैं, मैंने प्रायोरिटी प्रैक्टिस मॉक को दी थी। आप ओली बोर्ड को भी दे सकते हैं, दोनों टेस्ट सीरीज अच्छी हैं। अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेंगे तो यही 2 टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट करेंगे वो अपने अपने हिसाब से। रिवीजन के लिए आप कोई भी टेस्ट ले लीजिए, जैसे मैं बता रहा था कि टेक्स्ट बुक की मैंने ले लिया था। ऐसे ही अगर आप बिगिनर्स हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, टेस्ट आप मॉक भी दे रहे हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है प्रैक्टिस के लिए, तो वैसे तो फेसबुक पे कुछ लोग करवाते हैं, उसको आप दे सकते हैं। बट अगर आप उसके बाद भी आपको लगता है कि टेस्ट देनी है, तो आप टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं। 200 रुपये के अप्रॉक्स में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आता है, आप उसको चूज़ करते थे। तो ये था मेरा टोटल मैंने कैसे क्या किया। तो अगर कुल मिला के ये बात करें तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन में, वो है आपका कॉन्फिडेंस। ये तब तक नहीं समझ में आता जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप एक बार अपने आप पर कॉन्फिडेंस ला करके देखिए, आप खुश रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। और फिर जब आपका एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपको महसूस होगा कि जो सबसे बड़ा रोल था आपकी सिलेक्शन में वो था आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आपके सिलेक्शन में। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आई होप आप सभी लोग सफल होंगे और आप सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आएगी सिलेक्शन के बाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।